मुझे बीरपारा चाय बागान से डिमचीपारा चाय बागान में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां मेरे बुर्रा साहब ने मुझे रहने के लिए एक बंगला अलॉट किया। मुझे ये बंगला एक नए ट्रेनी के साथ साझा करना था, लेकिन वो इस्तीफा देकर चला गया। कार्यालय अधीक्षक मुझसे रोज पूछते थे कि बंगला आरामदायक है या नहीं, क्योंकि मुझसे पहले वह इस घर में रहते थे। मैं बहुत खुश था और अकेले रहने का आनंद ले रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे फॉल्स सीलिंग से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि वहां कोई भारी चीज गिरी हो। इन आवाजों को स्टील ट्रस के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। फैक्ट्री सहायक होने के नाते मेरी पूरी रात की ड्यूटी होती थी और मैं दिन में कुछ घंटों के लिए सोता था। जैसे जैसे ठंड का मौसम आया, पत्तों की खपत कम हो गई और फैक्ट्री को दिन में चलाया जाने लगा। अब मैं रात को बंगले में सोने लगा। जब मैं सोता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था मानो कोई कपड़ा मुझे छू गया हो या मेरे ऊपर फिसल गया हो। ऐसा हर रात होता था। मैं लाइट जलाकर सोने लगा, लेकिन फिर भी ये सिलसिला जारी रहा। एक शाम मैंने अपने सीनियर सहायक और उनके परिवार को अपने साथ चाय पर आमंत्रित किया था। लगभग 6:30 बजे होंगे और हम अपनी शाम की चाय पीना शुरू करने जा रहे थे। तभी हम सभी ने बाहर से आती एक बच्चे के रोने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी। बंगला एक टीले पर था जिसके दोनों ओर ढलान थी। हमने सोचा कि कोई बच्चा गलती से रास्ता भटक गया होगा और घर वापस जाने से डर रहा होगा। मैंने अपने रसोइये को जांच के लिए भेजा। जैसे ही वह गेट से नीचे उतरा, रोना बंद हो गया। कोई नहीं है साहब, वह चिल्लाया। वह वापस ढलान पर चढ़ गया और रोना फिर से शुरू हो गया। मैंने उसे एक बार फिर वापस भेज दिया। इस समय तक हम सभी लोग बंगले की बाउंड्री फेंसिंग के बाहर आ चुके थे। इस बार उन्होंने अपने साथ जाने के लिए बंगले के दूसरे नौकर को बुलाया और उन दोनों ने जवाब दिया कि वहां कोई नहीं है। जब तीसरी बार रोना शुरू हुआ तो रसोइये ने मुझे बताया कि यह आवाज किसी प्रेत द्वारा की गई आवाज थी। मैंने बस उसे डांट के दूर भगा दिया। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नियमित चौकीदार की साप्ताहिक छुट्टी के दिन कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरे बंगले पर नहीं आना चाहता। जिसने भी आने की हिम्मत की, उसने अगली सुबह शिकायत की कि उसे किसी ने धक्का दिया है और उसका बिस्तर उसके नीचे से खींच लिया गया है। सभी बंगलों में रात में दो दो चौकीदार होते थे। मेरे यहाँ जो चौकीदार थे, उन दो लोगों में से एक नेपाली ब्राह्मण था और दूसरा एक अभ्यासशील बौद्ध लामा था जो दिन के दौरान लामागिरी करता था। ये दोनों ही ऐसे थे जो नियमित रूप से काम पर आते थे। दिसंबर के महीने में कंपनी का सर्विस इंजीनियर इंजनों की ओवरहॉलिंग के दौरान मेरे साथ रहने आया। जैसा कि प्रथा थी, हमने अपने अपने बेडरूम में सोने से पहले कई ड्रिंक्स ली। सुबह करीब 1 बजे उसने मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझे बताया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने बताया कि उसने बाल्टी में पानी के नल के टपकने की आवाज सुनी और उससे वो जाग गया था। उसने नल के नीचे से बाल्टी हटाई और फिर सो गया, लेकिन 10 मिनट में आवाज से वह फिर जाग गया। जब ऐसा कुछ और बार हुआ तो उसने मुझे जगाने का फैसला किया। मैं खुद देखने के लिए उसके साथ गया और यह फिर से हुआ। बाथरूम में लाइट बंद करने के बाद मामला शांत हुआ। सर्विस इंजीनियर अन्य बागानों के दौरे पर चला गया और फिर वापस घर सिलीगुड़ी चला गया। जब वह वापस लौटा तो अपने 8 साल के बेटे को रहने के लिए ले आया। वह लड़का अपनी नई साइकिल को चाय बागान के खुले स्थानों में चलाना चाहता था। हम उस शाम फैक्ट्री से बंगले पर लौटे तो पाया कि वह लड़का ड्राइंग रूम में डरा हुआ बैठा है। जब हमने उसके डर का कारण पूछा तो उसने हमें बताया, साइकिल चलाने के बाद वह गेस्ट रूम में खेल रहा था। उसने एक आदमी को कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक घूमते और फिर अलमारी में गायब होते देखा। उस व्यक्ति ने खाकी निक्कर और शर्ट पहन रखी थी और सिर पर 16 टोपी पहन रखी थी। इसके बाद लड़का बंगले में अकेला नहीं रहा, बल्कि अपने पिता के करीब रहा। अगली घटना भी इंजीनियर के प्रवास के दौरान घटी। इस बार वह अपने बेटे के बिना आए थे। हम खाना खा रहे थे तभी एक बहुत बड़ी बिल्ली कमरे में दाखिल हुई। ये गैराज से आई थी, लेकिन गैराज की ओर जाने वाला दरवाजा बंद था। आज भी जब मैं ये सुनाता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बिल्ली ने मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। मैंने मेज से एक चाकू उठाया और उससे फेंकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मेरे मेहमान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं मोहन, ये कोई बिल्ली नहीं है। बिल्ली या जो कुछ भी थी कमरे से वैसे ही चली गई जैसे वह अंदर आई थी। मैंने अपने चौकीदारों को चिल्लाया, लेकिन वे दूर रहे। बाद में उन्होंने मुझसे कहा, ये वह आत्मा है जो हर दिन आती है और हमें परेशान करती है।
मैंने उस समय इनमें से किसी भी घटना का जिक्र किसी और से नहीं किया था, क्योंकि मैं डरा हुआ नहीं था। कुछ महीने बाद एक सुबह चौकीदार ने मुझे 4 बजे उठाया, बिना एक कप चाय के। उन्होंने कहा कि केतली गायब है। पिछली रात मैंने खुद केतली को बजाज हीटर के ऊपर रखा था। मैं रात को खाना खाने के बाद रसोई में चला गया था। बुर्रा मेम साहब ने हलवे का एक कटोरा भेजा था और मेरे खाने के बाद मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि चौकीदार बाकी का हलवा खत्म न कर दे। कटोरा फ्रिज में रखने के बाद मैंने केतली को शेल्फ पर देखा और हीटर पर रख दिया। मैंने चौकीदार को डांटा और उससे पूछा कि क्या वह केतली किसी अन्य उद्देश्य से बाहर ले गया है। उसने कसम खाई कि उसने इसे नहीं छुआ है। वह ऐसा कैसे कर सकता था, वह वहां था ही नहीं। हमने उसे हर जगह खोजा। फिर रसोई की खिड़की से हमने उसे देखा, वह लॉन के बीचों बीच पड़ी थी। चौकीदार उसे अंदर ले आया, उस पर ओस लगी हुई थी। इसे भी कुछ दिनों बाद भुला दिया गया। छत से आने वाली आवाजें जारी रहीं। नया सीजन शुरू हो गया और इसके साथ ही मेरी रात की ड्यूटी भी। एक रात मैं फैक्ट्री से जल्दी वापस आ गया। मेरा काम लगभग 1 बजे समाप्त हुआ, इसलिए लगभग 2:30 बजे मैं अपनी मोटरसाइकिल पर बंगले के गेट पर था। मैंने वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा देखा। वह खाकी निक्कर, खाकी शर्ट और 16 टोपी पहने हुए था। मैं अपना आपा खो बैठा और उस पर चिल्लाया और उससे पूछा कि वह रात के उस समय वहां क्या कर रहा था। उसने जवाब दिया कि वह तो बस घूम रहा था। इस बीच मैंने चौकीदारों को चिल्लाया, जो खिड़की से बाहर देख रहे थे। मैं उनके चेहरे देख सकता था, लेकिन वे बाहर नहीं आ रहे थे। बंगले के पीछे ढलान के दूसरी तरफ मजदूरों की लाइन थी। लोग वहां से चिल्लाने लगे और मुझसे बात न करने और तुरंत अंदर जाने के लिए कहने लगे। मैंने बूढ़े आदमी से कहा कि यहां से बाहर निकल जाओ। उसने मुझे बताया कि वह जा रहा है और वह ढलान से नीचे पुलिया तक चला गया। वहां से वह गायब हो गया। इस समय तक दोनों चौकीदार बाहर आ गए और जब मैंने उन्हें डांटा तो उन्होंने कहा कि यह वह भूत है जो हर रात आता है और बंद दरवाजों और खिड़कियों से निकल जाता है, बिल्ली के रूप में भी। उन दोनों ने कहा कि वे इसे दूर रखने के लिए पूरी रात प्रार्थना करते थे। अगली सुबह बंगले के पीछे रहने वाले नकुल सिंह बैदार और फुटबॉल खिलाड़ी रारा सिंह आए और मुझे बताया कि मैं मान बहादुर तमांग के भूत से बात कर रहा था। वह बाग का प्रधान सरदार हुआ करता था। 1960 के दशक में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा लगता है कि यह बंगला तमांग या कहें बौद्ध कब्रिस्तान भूमि पर बनाया गया था। मजदूरों ने तत्कालीन बुर्रा साहब से उस स्थान पर बंगला न बनाने के लिए बार बार कहा था। उसके बाद भी इस बंगले को बनाया गया था। मैं 1984 तक उस बंगले में रहा। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया एक बार फिर बीरपारा चाय बागान में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियां और जानकारियां आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और कहानियां एंजॉय करें। जय श्री राम।